Hello dear students, Dipali ma'am here. Today we are starting with lesson number 8, that is properties of water. In this we will understand about the different properties as well as objectives. Solvent के बारे में पढ़ेंगे, soluble insoluble materials, then floating sinking materials, and to know about water cycle as well as uses of water. You can see on a hot summer day when you go back home, your mother gives you नींबू पानी. ओके, मीन्स लेमन जूस. गर्मी में हम लोग कितनी बार लेमन जूस पीते हैं. ओके, तो लेमन जूस बनता कैसे है इसकी भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे. हाउ टू प्रिपेयर अ नींबू पानी. ओके, ऐड शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस एंड स्टिर. मतलब हमको शुगर भी मिलानी है, शक्कर, नमक, और उसको स्टिर मतलब घुमाना है, और उसमें लेमन जूस मिलाना है. ठीक है, एंड देन वी हैव टू स्टिर प्रॉपरली. अब ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी शक्कर और बहुत सारा सॉल्ट मिला देंगे, लिटिल लिटिल क्वांटिटी ऑफ दैट, एंड देन वी विल कीप मिक्सिंग इट प्रॉपरली सो दैट द लेमन जूस इज फॉर्म्ड. ओके, देन this will make a proper lemon juice which helps us to cool down our body. So it is a soluble substance. Sugar पानी में मिक्स हो गई, सॉल्ट पानी में मिक्स हो गया, लेमन जूस पानी में मिक्स हो गया, तो ये हो गए soluble substance जो कंटिन्यूस पानी में मिक्स हो जाते हैं. Then you can see here salt, coffee, sugar is there which are mixing in water. So this type of things are called as soluble substance in water. जो पानी में मिक्स होने के बाद जैसे शुगर या सॉल्ट दिखते ही नहीं है उनके पार्टिकल्स, so that is called as soluble substance. और ये तब तक soluble होते हैं जब तक इनकी क्वांटिटी लिक्विड से ज़्यादा हो, यानी जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं तो उससे कम हो. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूबल. अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं और 10 स्पून्स ऑफ शुगर डाल रहे हैं तो वो मिक्स नहीं होगा. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन इज रिटन, द सब्सटेंस गेट डिजॉल्व इन अ मीडियम टू फॉर्म सोल्यूशन. मतलब थोड़ा सा सल्यूट यानी शुगर फॉर एग्जाम्पल एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. तो 1 चम्मच शुगर एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर, सो इट विल मिक्स इन द मीडियम और पानी मीठा पानी बन जाएगा. सो दैट इज अ सॉल्यूशन. Solvent is a medium in which the solute is put and then solution is formed. Solution is a mixture of solute and solvent which is completely mixed. So that is called as solution. तो solute थोड़ा सा होता है, solvent ज़्यादा होता है, और दोनों मिला के solution बनाते हैं. So this is the definition. अगर हम सल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम लेंगे, तो वो सोल्यूशन नहीं बनाएगा. एज आई गिव यू एग्जांपल, 10 स्पून्स ऑफ शुगर ले लो, 10 स्पून्स ऑफ सॉल्ट ले लो, और हम 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे तो वो नहीं मिक्स होगा. हम कितना भी मिक्स करने की कोशिश करें, फिर जब तक हम उसको हीट नहीं करेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, उसको गैस पे नहीं रखेंगे गर्म करने के लिए, तब तक वो मिक्स नहीं होगा. तो अगर इस तरह का सोल्यूशन बनाना है तो इन दैट टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड. पर नॉर्मल टेम्परेचर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्यूट, एज यू कैन सी more quantity of solvent than solute, and both together mix and form the solution. Then you can see a substance which do not dissolve in water are known as insoluble substance. जो कभी पानी में मिक्स ही नहीं होते हैं. जैसे हम सैंड ले लें, मिट्टी ले लें, मड, वो पानी में मिक्स नहीं हो गया, हम कितना भी मिक्स करने की कोशिश करें, सो दैट इज़ अ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. ऑयल ले लें, आप देख सकते हैं अगर हम ऑयल को पानी में डालें तो वो ऑयल भी कभी मिक्स नहीं होगा. सो दैट इज़ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर और डू नॉट मिक्स इन वाटर, they are called as insoluble substances. Another example we can see of chalk powder, it is also insoluble. Then you can see here in sea water salt is soluble and sand is insoluble, so it leaves sand on the shore. समुद्र का पानी खारा होता है, ओके, तो सी वाटर सॉल्ट उसमें मिक्स होता है ऑलरेडी, तो इसलिए सॉल्ट हमको दिखता ही नहीं है, पर सैंड मिक्स नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज़ लेफ्ट ऑन द शोर. क्योंकि वो मिक्स नहीं होती तो वो अलग हो जाती है पानी से. ठीक है, सो इट इज़ टर्म्ड एज insoluble substance. So there are many examples of insoluble substance also. Some gases like carbon dioxide and oxygen are soluble, nitrogen is insoluble,
गैसेस भी होते हैं, जैसे CO2 हम एक्सेल करते हैं, प्लांट्स लेते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वो पानी में मिक्स होते हैं। नाइट्रोजन कभी भी पानी में मिक्स नहीं हो सकता है। जैसे फूड पैकेट्स होते हैं, चिप्स आप खाते हैं, कुरकुरे, तो उसमें कुछ गैस भरी होती है जिसके कारण उसका मेंटेन रहता है न्यूट्रिएंट्स। सो दैट इज़ व्हाट गैस इज फिल्ड विच इज़ नॉट सॉल्युबल और समटाइम्स सॉल्युबल इन वाटर. So some gases are soluble and some are not soluble. These names you have to remember properly. Okay, then comes, so this insoluble nitrogen gas is filled in the food packets to avoid the moisture and spoiling of the food contents. The main reason behind nitrogen gas is it is insoluble in water. तो ना पानी में soluble होगी, ना moisture maintain करेगी और इनफैक्ट moisture हटा देगी. So these are the few examples of gases. Then we will come on another property of water, that is called as floating and sinking. फ्लोट करने का मतलब होता है ऊपर तैरना, सिंकिंग मतलब नीचे डूब जाना. एज यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइट एंड वेट देन वाटर, दे विल फ्लोट ऑन वाटर. और जो पानी से भारी होंगे, हैवी वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट देन वाटर, दे विल सिंक डाउन इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल मेटल, आयरन, ठीक है, तो वो पानी के नीचे चला जाएगा. कॉइन्स है वो पानी के नीचे चले जाएंगे क्योंकि उनका वेट पानी से ज़्यादा है. बलून हुआ, प्लास्टिक बॉटल हुई, प्लास्टिक बॉल हुए, दे विल फ्लोट ऑन वाटर. रीज़न इज व्हाट, दे आर वेरी वेरी लाइट इन वेट देन वाटर. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, मतलब ऊपर तैरना और नीचे डूबना. So first property we studied about soluble and insoluble. Then second property we studied is floating and sinking. Then we will come another activity related to floating and sinking. We have taken three things, that is egg, coin and cork, मतलब ढक्कन, और उसको हम पानी में डालेंगे. Okay, so see here what happens when you add coin, egg और cork in water. So you can see coin नीचे sink हो गया है, egg partial है water में, मतलब आधा sink है आधा floating में है, means partially floating and partially sinking. Cork is floating on water. So this is related to the weight, how much weight they carry as compared to water. So what is our observation? Sand, coins, pebbles, so कार्बोनेट्रा, क्लोराइड, आयरन नेल्स, मार्बल्स आर सम मटेरियल्स विच सिंक इन वाटर. क्यों? क्योंकि वो पानी से हैवी हैं. कॉर्क, बटर पेपर, थर्माकोल, सॉ डस्ट, मतलब सूखी घास भी होती है, हेयर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, दे विल फ्लोट इन वाटर बिकॉज दे आर लेस इन वेट एज कम्पेयर टू वाटर. देन वी विल सी फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर. पानी तीन तरह से एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड आइस फॉर्म में, लिक्विड पानी के फॉर्म में, गैस मतलब वाटर वेपर फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में. ओके, जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, स्टीम निकलती है, सो दैट इज़ वाटर वेपर. सो फिजिकल स्टेट मतलब पानी ही एक ऐसी चीज़ है, लिक्विड है, विच एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स और दैट इज़ कॉल्ड एज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. यानी सॉलिड फॉर्म हो गया आइस, लिक्विड फॉर्म हो गया वाटर एंड गैशियस फॉर्म हो गया वाटर वेपर. फिजिकल स्टेट मतलब होता है हम इन 3 चीज़ों स्टेट्स को पानी की देख सकते हैं. ओके, तो वाटर साइकिल भी इसी पे डिपेंड होती है जिसके कारण रेन होता है. नाउ व्हाई डज योर क्लोथ्स ड्राई? गीले कपड़े धो के सुखाते तो वो ड्राई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसका जो वाटर वेपर है वो पानी में चला जाता है. ओके, तो उसका पानी पूरा सन की हीट के कारण वाटर वेपर बनता है और चला जाता है एटमॉस्फेयर में. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू वाटर साइकिल ऑल्सो. वो वाटर वेपर ऊपर जाता है स्काई में एंड इट चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. इवेपोरेशन, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन. पानी जब हम बॉईल करते हैं तो पानी बॉईल होता रहता है और उसमें से भाप निकलती है यानी स्टीम निकलती है. सो दैट इज इवेपोरेशन प्रोसेस.
What do you observe? Vapors coming out from hot water get converted into liquid. जब हम गर्म पानी के ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखते हैं. सो दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस. यानी जो पानी स्टीम में बना था तो वो वापस वो पूरा वाटर में चेंज हो गया क्योंकि हमने उसको वाटर वेपर को कहीं जाने नहीं दिया और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया. ठीक है, किसी भी गर्म चीज़ को हम ढकते हैं तो फिर उस ढक्कन पे हमको पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. तो वो जो स्टीम बन गया था वो वापस से वाटर में चेंज हो गया. तो दैट इज कंडेंसेशन. सो कूलिंग ऑफ वाटर मीन्स पानी को टेम्परेचर दिया, हीटिंग ऑफ वाटर एंड चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. एंड देन व्हेन द वाटर कूल्स डाउन and then water vapor again changes back to water. So that process is called as condensation. पानी जब स्टीम बना यानी भाप बना टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण, या नॉर्मली भी बने जैसे कपड़े, गीले कपड़े ड्राई हो जाते, दैट इज इवेपोरेशन. और फिर ठंडक के कारण उसको ठंडा किया गया, वो वाटर वेपर वापस वाटर बन गया. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. यानी इवेपोरेशन में ज़्यादा गर्मी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कंडेंसेशन में ठंडक चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, तो हमारे कांच के ऊपर जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो ये क्या है? कंडेंसेशन. तो ये भाप जो है ठंडक के कारण, स्टीम जो है वो चेंज हो जाती है वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में. So both the process are opposite to each other but they are also related to each other. Then we will see another thing. Observe and explain. You can see it is written. तो ये क्यों हो रहा है? कंडेंसेशन के कारण. जैसे कि हम एक ग्लास में ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी भरते हैं तो ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं. तो क्यों दिखाई देते हैं? दैट इज़ कंडेंसेशन. मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, चाहे हम घर में बैठे, क्लास में बैठे, कहीं पे भी बैठे. तो जब उसको ठंडक मिलती है तो वो क्या होता है? वो वाटर वेपर वापस पानी में चेंज हो जाता है. इसीलिए हमको ग्लास के बाहर ठंडे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. सो दिस मच इज़ नाउ फॉर चिल्ड्रन. So this half lesson we have completed. So this is part 1 video. Part 2 video I will send you next week. So thank you for now. Stay safe, stay healthy. All the best to everybody.